तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि परिवहन क्या होता है, परिवहन से आप क्या समझते हो, जीवों के शरीर में इस प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों आन पड़ी तथा जीवों के शरीर में इस प्रक्रिया को करने के लिए ऐसा क्या चीज होता है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा। चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं कि परिवहन क्या होता है और इसकी आवश्यकता जीवों के शरीर में क्यों आन पड़ी तथा इस प्रक्रिया को करने के लिए जीवों के शरीर में ऐसा क्या विकसित होता है। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आपसे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग परिवहन जैसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बता दें, आपका क्लास 10th का जो एक चैप्टर है जैव प्रक्रम बायोलॉजी का, उसी के अंतर्गत टॉपिक आता है परिवहन। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा बात इस लेक्चर को लेकर हम बता दें कि इस लेक्चर के पीछे मेरा एक ही मकसद होता है कि हम इस टॉपिक को बेसिक से कनेक्ट करें। तो अगर हम कुछ एक्सप्लेन करें तो आप स्किप करके नहीं भाग जाना कि बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। मेरा मकसद होता है, मेरा मोटिव होता है कि बेसिक से इस टॉपिक को कनेक्ट किया जाए। तो आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं आशा करता हूं कि पूरी लास्ट तक देखिएगा और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आपके दिमाग से बाहर जाने वाला नहीं होगा। उस सभी कंसेप्ट को आपके दिमाग में सेट कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर की आज के लेक्चर की शुभारंभ करते हैं। अगर हम परिवहन पे मूव करने से पहले हम आपसे पूछे जैव प्रक्रम क्या होता है, क्योंकि ये परिवहन जो है ये जैव प्रक्रम का ही एक भाग होने वाला है। ये भाग होने वाला है, क्या भाग होता है, तो सबसे पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं जैव प्रक्रम से। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जैव प्रक्रम होता क्या है, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर दे सकते हो कि इस धरती पे रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जीव जो भी प्रक्रिया करते हैं उन सभी प्रक्रिया को हम लोग बेसिकली जैव प्रक्रम बोल देते हैं। ठीक है, और हम आपको बता दिए हैं कि अगर इस धरती पे किसी भी जीव को जिंदा रहना है, इस धरती पे अगर किसी भी जीव को क्या रहना है, किसी भी जीव को जिंदा रहना है, तो जीव को जिंदा रहने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और इस बेसिक रिक्वायरमेंट को बेसिकली हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अर्थात अगर किसी भी जीव को जिंदा रहना है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इस ऊर्जा को हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं। इस ऊर्जा को हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं। अर्थात इसी ऊर्जा को बनाने के लिए, इसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सभी जीव तरह तरह के जैव प्रक्रम कर रहे होते हैं। इसी के लिए वह पोषण करते हैं, इसी के लिए उनके अंदर पाचन तंत्र विकसित होता है, इसी कारण उनके अंदर श्वसन तंत्र विकसित होता है और इसी के कारण उनके अंदर परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, इसी के लिए उनके अंदर उत्सर्जन तंत्र होता है। तो आइए इस ऊर्जा बनाने में इस परिवहन की कैसी भूमिका होती है, कैसे भूमिका निभाता है, इसको सबसे पहले हम जानते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और आपको मालूम है कि ये जो ऊर्जा है ये किसी कोशिका के अंदर बनती है। तो सबसे पहले हम एक कोशिका के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब इस कोशिका के अंदर आपको मालूम है कि इसी कोशिका के अंदर बेसिकली ऊर्जा बनता है। अब इस ऊर्जा बनने के लिए बेसिकली इसको ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को उपयोग करके क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। और साथ ही इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो फिर उसको कोशिका से बाहर भी निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, एक प्रकार की हानिकारक पदार्थ है, हार्मफुल गैस है। ठीक है, तो आइए हम क्या कहना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि इस कोशिका को चाहिए ग्लूकोज, इस कोशिका को चाहिए ग्लूकोज। और आपको ये बात पहले हमने बता रखा है कि इस ग्लूकोज को इस कोशिका को देगा हमारा पाचन तंत्र। इस ग्लूकोज को हमारी कोशिका को देगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है, तो आपको मालूम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम होता है कि जो भी भोजन के बड़े अणु होते हैं उनके छोटे छोटे सरल अवशोषित अणु के रूप में तोड़ देना ही बेसिकली पाचन कहलाता है। और यही काम होता है पाचन तंत्र का। जैसे हम पोषक तत्व, जो भी जटिल भोजन है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसको हम खाते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है, उस प्रोटीन को एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ देता है और उस फैटी एसिड को
उस वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ देता है। इसी को बेसिकली हम लोग पाचन बोलते हैं। तो ये देगा कौन? ये पाचन तंत्र देगा। साथ ही इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, अर्थात इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो फिर इसको ऑक्सीजन देने का काम करता है हमारा श्वसन तंत्र। इस ऑक्सीजन देने का काम करता है हमारा श्वसन तंत्र, बेसिकली फेफड़ा बोल सकते हो, लंग्स बोल सकते हो, श्वसन तंत्र। ठीक है, अब ये श्वसन तंत्र क्या करता है? श्वसन तंत्र इस कोशिका को क्या देता है? इस कोशिका को देता है, अरे यार, इस कोशिका को देता है ऑक्सीजन। अब इसका ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एटीपी बना लेता है। क्या बना लेता है? एटीपी बना लेता है। अब इस कोशिका को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। इस कोशिका को कंट्रोल करने के लिए, इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। और इस CO2 जैसे उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना भी अनिवार्य है। तो फिर इन सभी काम को करने के लिए हमारे अंदर एक सिस्टम विकसित होता है जिसे हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर हम सीधा बात बोले तो ये पाचन तंत्र से ग्लूकोज हमारा रक्त लेकर देगा, इस श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन हमारा रक्त लेके देगा, ये हार्मोन हमारा रक्त ला कर देगा, ये हार्मोन हमारा क्या रक्त ला कर देगा? रक्त ला देगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कोशिका से बाहर निकालना है तो इसको काम करने के लिए हमारे अंदर कौन है? रक्त उपस्थित है। क्या उपस्थित है? रक्त उपस्थित है। और बेसिकली इस पाचन तंत्र से उठाकर ग्लूकोज को कोशिका के अंदर रखना ही परिवहन कहलाता है। इस श्वसन तंत्र में से ऑक्सीजन को उठाकर कोशिका के अंदर रखना ही बेसिकली परिवहन कहलाता है। इस हार्मोन को एंडोक्राइन ग्लैंड से उठा करके कहां रखना? इस कोशिका के अंदर रखना ही बेसिकली परिवहन कहलाता है। इस CO2 को कोशिका के अंदर से उठाकर बाहर करना ही बेसिकली परिवहन कहलाता है। अगर परिवहन नहीं होता तो फिर ग्लूकोज इस कोशिका को नहीं मिलता, फिर इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाता, तो क्या एटीपी का निर्माण हो पाता? क्या? तो अगर एटीपी का निर्माण नहीं हो पाता तो फिर ये जीव जिंदा ही नहीं रह पाता। इसके लिए अगर इस पोषक तत्व को कोशिका के अंदर लेकर जाना है तो उसके लिए आपको परिवहन तंत्र चाहिए, उसके लिए आपको रक्त की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको रक्त वाहिकाएं की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको हृदय की आवश्यकता होगी। खैर ये अलग बात है। तो आइए अगर इसके आधार पे हम परिवहन का परिभाषा बनाएं तो परिवहन की परिभाषा हम क्या साधारण और सिंपल दे सकते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। ये आपके सामने लिखा है, शरीर के एक भाग अर्थात पाचन तंत्र से एक भाग से दूसरे भाग अर्थात कोशिका तक, किसी और कोशिका जिसको आवश्यकता है ऊर्जा की, तो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक उपयोगी पदार्थ। अब उपयोगी पदार्थ क्या हो सकता है? पोषक तत्व हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है भाई। तो उपयोगी पदार्थ जैसे पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त वेस्ट। अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त वेस्ट अर्थात यूरिया के स्थानांतरण की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। बात समझना, यही बात हम बताए हैं कि अगर पाचन तंत्र से ग्लूकोज को इस कोशिका के अंदर रखा जा रहा है तो एक भाग से दूसरे भाग में रखा जा रहा है, इसी को बेसिकली हम लोग परिवहन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक उपयोगी पदार्थों जैसे पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया के स्थानांतरण की मतलब होता है स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि जीवों में परिवहन क्यों आवश्यक है? जो भी जीव है उसके अंदर परिवहन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? अभी तो हमने डिस्कस किया कि अगर परिवहन नहीं होगा, ग्लूकोज पाचन तंत्र से कोशिका के अंदर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन श्वसन तंत्र से
कोशिका के अंदर नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर नहीं जा पाएगा, तो फिर ऊर्जा नहीं बन पाएगा, हानिकारक वेस्ट जमा हो जाएगा, जिससे जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। तो जीवों में परिवहन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यह भोजन, भोजन कहने का मतलब है पोषक तत्व को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अभी हमने डिस्कस किया क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। दूसरी बात, यह कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, यही तो डिस्कस किया हमने। तीसरा बात, ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या है, अभी हम लोग इसके बाद बहुत सारे लेक्चर के रूप में इस टॉपिक को और ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये तो हमारा बेसिक लेक्चर होने वाला है। अपशिष्ट पदार्थ क्या हो सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है और नाइट्रोजन वेस्ट हो सकता है। यह शरीर के हर भाग तक जरूरी चीजों तक पहुंचाता है। अर्थात परिवहन का मतलब क्या होता है, इसके द्वारा ही हमारे शरीर में जितने भी भाग हैं, अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो एक भाग से उस स्थान तक पहुंचाने का काम करता है परिवहन। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परिवहन, और उस तंत्र को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। तो आगे मेरा जो टॉपिक होने वाला है कि जीवों में इस परिवहन को करने के लिए, इस सामान को ढोने के लिए ऐसा क्या चीज विकसित होता है। तो हम जैसे जीवों में, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम जैसे जीवों में इस काम को करने के लिए एक सिस्टम विकसित होता है, एक तंत्र विकसित होता है, जिसे बेसिकली हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। आइए हम आपको रक्त परिसंचरण तंत्र और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से आपकी जान पहचान करवाते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं। तो ये है मानव परिसंचरण तंत्र। मानव मतलब मानव के अंदर सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान से जा रहा है, अर्थात इसी को हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये डायग्राम अगर देखोगे, यहाँ पे हम तस्वीर लेकर आए हैं जिसके माध्यम से हम आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग को दिखाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे खेत दिखाई दे रहा होगा, और आम भाषा में बोले तो इसे हम लोग पंपी सेट के नाम से भी जानते हैं। और ये आपको यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो ये व्हाइट कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा पाइप, ये व्हाइट कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा पाइप। तो यहाँ पे हमको लगता है कि हम लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और सभी बच्चे बिहार के होंगे, तो इसमें से 95% बच्चे इस तस्वीर को तो जरूर देखे होंगे, इस कंडीशन को तो जरूर देखे होंगे। अब देखो, ये आदमी, ये दोनों भाई क्या कर रहा है, यहां से पानी को पहुंचाने का काम कर रहा है अपने खेत में, यहां से पानी को पहुंचाने का काम कर रहा है अपने खेत में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस पानी को पहुंचाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, पहुंचाने का काम कर रहा है, या यहां से कुछ और पदार्थ पहुंचाने का काम कर रहा है। तो देखो, अगर यहां से कुछ और उसको भेजना है तो इसके लिए इसके पास एक पंपी सेट होना चाहिए, एक पाइप होना चाहिए, और पाइप में क्या बहना चाहिए, पाइप में पानी बह रहा है। अगर पाइप में पानी बह रहा है तो उस पाइप में अगर कुछ डाल दे तो उस पानी के माध्यम से इसके खेत में यहां से वहां पहुंच जाएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ऐसे ही पाइप बिछा होता है, ऐसे ही पाइप बिछा होता है। तो इसके अंदर जो आप ये पाइप देख रहे हो, इसके अंदर जो आप ये पाइप देख रहे हो, इसके अंदर जो आप ये पाइप देख रहे हो, इसके अंदर जो आप ये पंपी सेट, जिसको आप पंपी सेट बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, हम लोग तो पंपी सेट बोल देते हैं। ये जो आप पंपी सेट देख रहे हो, और इस पाइप के अंदर जो आप ये बह रहे पानी को देख रहे हो, इसको जब आप अपने अंदर हो रहे प्रक्रिया से रिप्लेस करोगे, उस प्रक्रिया को करने वाले तंत्र से रिप्लेस करोगे, तो जैसे इस पानी को पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वो गुजरता है, जो पाइप है, वैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी सामान को पहुंचाने के लिए जो रक्त जिस रास्ते से जाएगा, उस रास्ते को हम लोग रक्त वाहिकाएं के नाम से जानते हैं। उस रास्ते को हम लोग रक्त वाहिकाएं के नाम से जानते हैं। और इसी रक्त वाहिकाएं के अंदर हम लोग धमनी के बारे में जानेंगे, हम लोग सीरा के बारे में जानेंगे, हम लोग कैपिलरी के बारे में जानेंगे। यही हमारा ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। और ये जो पानी देख रहे हो ना, इसी पानी को हम लोग ब्लड के नाम से जानेंगे, रक्त के नाम से जानेंगे, इसी को हम लोग लिम्फ के नाम से जानेंगे, इसी को हम लोग
लसिका के नाम से जानेंगे। और ये जो पंपी स्टेट देख रहे हो, ये पंपी स्टेट क्या कर रहा है, यहाँ से पानी को पंप कर रहा है, जिसके माध्यम से मदद से ये पानी यहाँ से उठकर वहां भाग रहा है तेज में। ऐसे ही हमारे बॉडी में रक्त के गति को तेज करने के लिए पंपी स्टेट टाइप का एक ऑर्गन होता है, जिसे बेसिकली हम लोग हार्ट कहते हैं। हार्ट अर्थात हृदय, हार्ट अर्थात हृदय। तो हम लोग के अंदर भी इस काम को करने के लिए मुख्य रूप से तीन चीज होता है। एक होता है हृदय, जो रक्त के गति को तेज कर देगा पंप करके। दूसरा होगा रक्त वाहिकाएं, जिसके माध्यम से रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवेश करेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रक्त, इसी के माध्यम से हमारे अंदर पोषक तत्व, ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है, अपशिष्ट पदार्थ का स्थानांतरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण होता है। आइए इसकी अगर हम परिभाषा देखें, इसकी क्या भूमिका है, तो इसको हम लोग लिख कर भी लाए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लोगे। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आप समझ गए। तो ये देखो कि पशुओं में अर्थात जानवर में, हम लोग जानवर के अंतर्गत ही आते हैं, कि शरीर में एक रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। बताएं अभी कि पशु जो भी बहुकोशिकीय जीव है, उसमें एक तंत्र विकसित होता है, उसे हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसकी मदद से पचे हुए पोषक तत्व, पचे हुए पोषक तत्व कहने का मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट था वह अब ग्लूकोज के रूप में टूट गया है। तो ग्लूकोज क्या हुआ, पचा हुआ पोषक तत्व हो गया। जो हमारा प्रोटीन है वह एमिनो अम्ल के रूप में टूट गया है। तो हमारा एमिनो क्या हुआ, पचा हुआ पोषक तत्व हुआ। जो वसा है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में टूट गया है। तो हमारा जो फैटी एसिड है वह क्या है, पचा हुआ पोषक तत्व है। यही बात लिखा हुआ है कि जंतुओं के शरीर में एक रक्त परिसंचरण होता है, जिसकी मदद से पचे हुए पोषक तत्व, ऑक्सीजन जो स्वतंत्र माध्यम से प्राप्त होती है, ठीक है, और अन्य उपयोगी पदार्थ शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के तीन भाग होते हैं। पहला परिसंचारी तरल, जो परिसंचारी तरल के रूप में कार्य करता है वह है हमारा रक्त। जो परिसंचारी तरल सर्कुलेटरी फ्लूइड के रूप में काम करता है वह है हमारा रक्त, वह है हमारा ब्लड। ये ब्लड क्या करता है, किसी भी पोषक तत्व को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक फेंक देता है। किसी भी उपयोगी पदार्थ को हमारे शरीर के एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक फेंक देता है। दूसरा हमारा रक्त वाहिकाएं। इस रक्त वाहिकाएं के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आर्टरी के बारे में। इस रक्त वाहिकाएं के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली आर्टरी के बारे में। सीधा हिंदी में लिख, धमनी के बारे में। बहुत एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है कि धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करें। सीरा के बारे में, जिसे हम लोग वेन कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल लेक्चर लेके आएंगे। कैपिलरी के बारे में, जिसे आप कोशिकाएं भी बोलते हो, कैपिलरी के बारे में। तो ये रक्त वाहिकाएं हैं, अर्थात इसी के रास्ता, ये एक रास्ता है जिसके माध्यम से रक्त हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है। और एक पंपिंग डिवाइस जो इसके स्पीड कर देता है, इसकी गति को, वह है हमारा हृदय। और इसी हृदय को हम लोग हार्ट बोल देते हैं। इसी हृदय को हम लोग हार्ट बोल देते हैं। अगर ये बात क्लियर है तो ये हमने बताया है, यही बात को हमने लैंग्वेज के रूप में भी लिख कर लाया है। क्योंकि आपको मालूम है कि आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में 50% तो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन 50% सब्जेक्टिव होता है, जहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखना होता है। और लैंग्वेज के आधार पर ही आपको नंबर मिलते हैं, आपको अंक मिलते हैं। तो फिर आपको शब्दों का अच्छा चयन करना आना चाहिए। इसके लिए हम आपके लिए लिख कर लाए हैं। ये देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र के तीन भाग होते हैं। पहला परिसंचारी तरल, जिसमें हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यह क्या करता है, यह शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब सीधा मतलब होता है, परिवहन का सीधा मतलब होता है किसी भी अपशिष्ट पदार्थ या उपयोगी पदार्थ का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाना या स्थानांतरण परिवहन कहलाता है, ठीक है। तो ये काम करना है कौन, हमारा रक्त परिसंचारी तरल। दूसरी बात करें रक्त कोशिकाएं, इनमें तीन प्रकार की नलिकाएं मतलब डक्ट पाई जाती है। एक तो हमारा धमनी पाया जाता है, और धमनी ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, अर्थात ये जो धमनी है वह हृदय से दूर लेके जाता है। और वी फॉर वेन और वी फॉर वापस लेके आता है। तो जहां भी धमनी की बात है तो ये रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर लेके जाता है, हृदय से अवे, दूर। और जब भी वेन की बात है, रक्त को शरीर से हृदय की ओर लेके आता है। याद रखना, जब भी ए फॉर आर्टरी, धमनी दूर लेके जाएगा, और जो वेन है वह पास लेके आएगा, किसके, हृदय की। तो धमनी क्या करता है, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर लेके जाती है। कुछ एक्सेप्शन भी है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग।
वैसे ही है कोशिकाएं, जिसे हम लोग कैपिलरी के नाम से जानते हैं। कैपिलरी क्या करता है, ये बहुत पतली रक्त वाहिकाएं होती है जहां गैसों एवं पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। और तीसरा हमारा पंपिंग डिवाइस, जिसे हम लोग हार्ट के रूप में पढ़ेंगे, हृदय के रूप में पढ़ेंगे। ये क्या करता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, क्यों करके, गति को तेज करके। तो ये बेसिकली आज हम आपको यही बताने वाले थे कि आखिरकार परिवहन होता क्या है और इसकी आवश्यकता बॉडी में क्यों आन पड़ी, ठीक है। और हमारे अंदर इस प्रक्रिया को करने के लिए ऐसे कौन तंत्र विकसित होते हैं, इसी के बारे में मुख्य रूप से मेरा मोटिव था कि आपको बताना। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा। देखो, मेरा ये ही मोटिव होता है कि कंसेप्ट को सेट किया जाए। इसके लिए समय अगर ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं है, पढ़ो ऐसे जैसे सदियों पढ़ी हो, पढ़ो ऐसे जैसे सदियों पढ़ी हो। और जब भी आप रिवीजन करना शुरू करो तो ऐसे रिवीजन करो कि अगले 5 मिनट में आपका एग्जाम होने वाला है। रिवीजन ऐसे करो जो अगले 5 मिनट में एग्जाम। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।